नगर पालिका अधिनियम 2009 के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। नगर पालिका एक्ट 2009 पीओ आरओ की परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम देख रहे हैं। साथियों, पहला प्रश्न, नगर पालिका के सीमा चिन्ह का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कलेक्टर द्वारा, प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा, सचिव के द्वारा या फिर दोनों सही है। तो यहाँ पर पहले साथियों करेक्ट आंसर जो आपका है दोनों यहाँ पर सही है। इस प्रकार से ये आपके पहला प्रश्न है। देखो, सीमा चिन्हों का निर्धारण कलेक्टर या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाता है। लैंडमार्क से संबंधित बात थी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर बात आ रही है नहीं है। परिभाषाएं धारा 2 में है, नगर पालिकाओं को परिसीमन धारा 3 में है, धारा 6 में नगर पालिका की संरचना, धारा 9 में वार्डों का विभाजन। तो साथियों धारा 9 में वार्ड का विभाजन है और 3 में परिसीमन है, 2 में परिभाषा है। यहाँ पर 6 में जो बात है संरचना, नगर पालिका की संरचना जो है इसका उल्लेख हमारे अधिनियम की धारा 6 में है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है सही नहीं है। तो साथियों धारा 3 परिसीमन बिल्कुल सही है। परिसीमन निर्धारण 4, 5 वार्डों का विभाजन, यहाँ पर हमारा जो है ध्यान रखना है नौवीं। इस हिसाब से यहाँ तो साथियों सारे के सारे जो है सही है, पर इसमें हमको यहाँ चेंज करके 5 करके गलत करना है और ये उत्तर हमने बनाया था। गलती से यहाँ पर 6 हुआ है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला तो धारा 3 जो है इसमें परिसीमन है और धारा 6 जो है इसमें संरचना है और धारा 9 जो है इसमें वार्डों का निर्धारण। उसके बाद में धारा 10 जो है इसमें वार्ड का सीमा ज्ञान धारा 10 में दिया गया है, जो कि वार्ड का निर्धारण है। वार्ड का निर्धारण, तो वार्ड का विभाजन जो आएगा वो आएगा धारा 9 में और वार्ड का निर्धारण जो आएगा वो आएगा धारा 10 में। यहाँ पर जो है वार्ड का निर्धारण कौन से होगा? तो इस कोण से होगा। तो ये वाला कोण आपका कौन सा होगा? नॉर्थ वेस्ट। इस प्रकार से उत्तर पश्चिम कोण से वार्डों का उत्तर पश्चिम कोण, इससे वार्ड का निर्धारण किया जाता है। तो ये था हमारा प्रश्न, सभी सही थे इसमें। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 की परिभाषा के अनुसार निम्न में से कौन सा नगर पालिका शब्द में शामिल नहीं है? सबसे पहले हमने देखा कि धारा 2 जो है उसमें परिभाषा है और उसमें कौन सी चीज नहीं है? नगर पालिका बोर्ड, नगर निगम, नगर परिषद। तो यहाँ नगर पालिका अधिनियम से तात्पर्य इससे भी है, इससे भी है और इससे भी है। यहाँ पर राज्य परिषद जो है इससे कोई नहीं है, तो ये हमें ध्यान रखना है। धारा 3 में हमने क्या पढ़ा? धारा 3, धारा 6, धारा 9 और धारा 10, यहाँ तक हमने देखे। तो अभी हमने देखा कि वार्ड का जो है निर्धारण वो धारा 10 में, वार्ड का जो है विभाजन वो धारा 9 और वार्ड की जो है संरचना या नगर पालिका की जो है संरचना वो धारा 6 में और नगर पालिका का परिसीमन जो है वो धारा 3 में। ये इंपॉर्टेंट धारा है, अपने देखिए। तो यहाँ पर धारा 2 में नगर पालिका बोर्ड,
पर अध्यक्षों के बारे में और बोर्डों के बारे में बताया गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम को राज्यपाल की अनुमति 14 सितंबर 2009 को दी गई थी। उसके बाद में आता है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में कुल 6 अनुसूचियां हैं। कौन सा कथन इनमें से सही है? तो यहाँ पर साथियों अनुसूचियां जो है उनकी संख्या कितनी है? 6। तो यहाँ पर कथन 2 है वो बिल्कुल सही हमारा बन जाता है। अनुसूचियां कुल कितनी है? तो वो है 6 अनुसूचियां हैं। और अनुसूची 1 धारा 108 से संबंधित है। अनुसूची 2, अनुसूची 3, 4, 5 और 6 इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारे पास 6 अनुसूचियां हैं। और छठी अनुसूची यहाँ पर धारा 133 से संबंधित है छठी अनुसूची, और पहली अनुसूची धारा 108 से संबंधित है। उसके बाद में जो बाकी 2 अनुसूचियां हैं दूसरी और तीसरी वो धारा 117 से संबंधित है, और चौथी और पांचवी जो अनुसूची है धारा 130 और 131 से संबंधित है। इस प्रकार से कुल हमारे सामने जो है 6 अनुसूचियां दी गई है। उसमें से अगर हम बात करें पहली अनुसूची की, तो पहली अनुसूची में कर से संबंधित जो है बातें लिखी गई है, टैक्स वगैरह के बारे में। यहाँ पर कर, पथकर आदि का उल्लेख प्रथम अनुसूची में है, और उनको आरोपित करने का जो प्रारूप होता है वो पहली अनुसूची में दिया गया है। उसके बाद में अंतरण के नोटिस जो है वो दिए गए अनुसूची 2 में। अंतरण के नोटिस अनुसूची 2 में दिया गया है। अंतरण का नोटिस होता है उसको जारी किया जाता है अनुसूची 2 में, उसके बारे में बताया गया है। और उस नोटिस का प्रारूप जो है अंतरण नोटिस का प्रारूप वो अनुसूची 3 में दिया गया है। उसके बाद मांग का नोटिस जो है वो अनुसूची 4 में दिया गया है। मांग का नोटिस अनुसूची 4 में दिया गया है। और वारंट और तालिका के बारे में 5वीं और 6ठी अनुसूची है। तो वारंट और तालिका, तो तालिका में 6ठी अनुसूची आ जाएगी, वारंट में 5वीं अनुसूची आ जाएगी। अब इसको देखो 5, 3 और 2 5, 6, 3 और 3 6, 3 और 1 4। यहाँ पर ध्यान देंगे तो 2 और 3 में अपने को अलग से बात है। 1 नंबर पे 108 श्री 108, 1 नंबर में टैक्स। इस प्रकार से ये अनुसूचियां दी गई है। तो यहाँ पर जो है पहला हमारा कथन जो है एकदम सही जो है वो आ जाएगा। और इसका उत्तर जो अगर सही करते हैं तो वो आता है 11 सितंबर। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है 14 सितंबर, जो गलत है। तो 11 सितंबर एकदम राइट होगा। अगला प्रश्न, किसी नगरपालिका के विघटन के बाद शेष समय केवल 6 माह ही बचा हो तो निर्वाचन कब करवाना आवश्यक है? 6 माह में, अब देखो शेष समय भी 6 माह जब बच रहा है तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है। और अगर 6 माह से ज्यादा बच रहा होता है तो फिर यहाँ पर चुनाव जो है 6 माह में होता है। लेकिन यहाँ पर समय ही 6 बचा है तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पर आवश्यक नहीं है। कार्यों के प्रत्यायोजन उप निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग को किया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों कार्यों के प्रत्यायोजन की बात हो रही है। कार्यों का प्रत्यायोजन उप निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग के किसको किया जाएगा? तो सचिव को किया जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर सचिव धारा 12 राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन से संबंधित है। प्रत्यायोजन का मतलब होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है कि कार्यों को सौंप देना, यानी कि कार्यों को प्रत्यायोजित करना का मतलब सौंप देना, यानी कि किसी और को सौंप देना। तो ऐसे हमारी यहाँ पर जो है धारा वो पड़ जाएगी हमारी 12। धारा 12 के द्वारा कार्य किसी और को सौंप देता है, कार्यों का प्रत्यायोजन किया जाता है। और
ये प्रत्यायोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है सचिव के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है, सचिव के द्वारा। कौन सी धारा है इसकी? तो धारा है 12, कार्यों के प्रत्यायोजन से संबंधित धारा है 12। सचिव के द्वारा या सचिव को किया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सचिव को नहीं, सचिव के द्वारा, यहाँ पर आएगा के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? सचिव के द्वारा। कार्यों का प्रत्यायोजन उप निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के द्वारा किया जाएगा। द्वारा आएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? सचिव के द्वारा। अगला प्रश्न हमारे सामने, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 13 में क्या सम्मिलित किया गया है? तो देखो धारा 13 इससे आता है तेरे नाम, और तेरे नाम का मतलब होता है निर्वाचन नामावली। ये कृत्यों का प्रत्यायोजन धारा 12, नगरपालिका के लिए निर्वाचन, नगरपालिका का शासन, नगरपालिका में निहित होना और अनुत्तरित प्रश्न। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली, तेरे नाम, धारा 13 यहाँ पर आ गई। इसकी डेट हमने देखी थी 11 सितंबर आएगी 2009। धारा 2 देखी थी हमने, उसमें हमने पढ़ा था परिभाषाएं। धारा 3 देखी थी हमने परिसीमन। धारा 5, 3 के बाद में हमने 6 देखी थी संरचना। उसके बाद 6 के बाद हमने 9 देखी थी वार्ड विभाजन। धारा हमने देखी थी 10 वार्ड का निर्धारण। धारा हमने 12 देखी प्रत्यायोजन, और धारा हमने 13 देखी यहाँ पर जो है तेरे नाम यानी कि निर्वाचन नामावली। इस प्रकार से हमारी धाराएं देखिए। तो प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली राज्य सरकार के परामर्श के द्वारा नाम निर्दिष्ट निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी द्वारा अद्यतन नामावली तैयार की जाएगी, यानी कि निर्वाचन नामावली तैयार की जाएगी। धारा 13। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत सदस्य होने के लिए अर्थ व्यक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो धारा 21 में क्या आ गया? योग्यता कम से कम कितने साल होना चाहिए? 21 साल। यहाँ पर देखो उसी वार्ड का निर्वाचक हो, किसी आरक्षित स्थान का हो, 18 वर्ष से कम आयु का न हो, स्वच्छ शौचालय और खुले शौच के लिए नहीं जाता हो। तो यहाँ पर साथियों एक तो ये गलत है, 18 की जगह आना चाहिए था 21। एक जो है यहाँ पर पहला वाला उसी वार्ड का हो, ये यहाँ पर होना चाहिए उसी वार्ड का नहीं, उस नगर पालिका का हो, उस नगर पालिका का हो। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट हमारा क्या हो जाएगा? 2 और 4 एकदम सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कि सदस्य होने के लिए व्यक्ति नगर पालिका के किसी भी वार्ड का हो सकता है, यानी कि पूरी नगर पालिका में उसका कहीं भी नाम हो चलेगा। दूसरा 21 वर्ष से कम आयु का नहीं हो, और तीसरा जो है वो खुले में शौच नहीं जाता हो। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है खुले में शौच रख लेते हैं, तो वो नहीं करना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर स्वच्छ शौचालय उसके घर पे होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट योग्यता है। ऐसी योग्यताएं पंचायत राज में भी जोड़ी गई थी, पर बाद में उसको हटा दिया गया। एक धारा है वो है 21 कर। लाइट आ गई क्या? 21 कर में जो है विशेष अर्हता का प्रावधान किया गया है, और वो है 21 से 35 वर्ष। विशेष अर्हता
विशेष अर्हता का प्रावधान किया गया है 21 क में, और विशेष अर्हता कितनी है 21 से 35 वर्ष, 21 से 35 वर्ष, विशेष अर्हता 21 से 35 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट, नगर पालिका अधिनियम की धारा 21 के अनुसार जहाँ एसटी एससी ओबीसी महिला सीट की संख्या कम से कम हो वहाँ एससी केवल सीट होगी। तो अगर एसटी एससी और ओबीसी महिला सीट की संख्या 3 हो तो वहाँ कम से कम एससी 2 सीट होगी। तो यहाँ पर काफी अच्छा प्रश्न बनाया गया है। तो ये देखो धारा 21 का, जहाँ एसटी एससी ओबीसी और महिला सीट की संख्या 3 से कम हो वहाँ ऐसी 2 सीट होगी। ये फिक्स रूल है आर्टिकल धारा 21 का। तो धारा 21 का बोलती है कि यहाँ पर एसटी एससी और ओबीसी महिला की सीट की संख्या 3 से कम हो वहाँ ऐसी 2 सीटें होंगी। और ये प्रश्न हमारा सेट हो जाता है 21 के में। अगले प्रश्न पर आते हैं। नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक वार्ड के लिए चुनाव लड़ने पर निर्बंधन यानी कि रोक है? तो ऐसा जो है साथियों 2 और 2 का मतलब है 2 जगह से नहीं लड़ना है। धारा 22 ऐसा बोलता है कि यहाँ पर 2 से एक व्यक्ति के द्वारा एक ही जगह से चुनाव लड़ना है और 2 जगह पे चुनाव नहीं लड़ना है। तो धारा 22 एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन लगाता है यानी कि रोक लगाता है। तो धारा 22 जो है ये अगर कोई व्यक्ति 2 फॉर्म भर देता है तो उसे धारा 22 के तहत 3 बजे से पहले उसे अपना फॉर्म विड्रॉल कर लेना होता है, अन्यथा उसके दोनों के दोनों फॉर्म जो है रिजेक्ट माने जाते हैं, यानी कि सारा का सारा उसका नामांकन जो है समाप्त मान लिया जाता है। अगला, निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया तक किसी भी उम्मीदवार ध्वनि विस्तारक, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, प्रदर्शन आदि लगा सकता है। यदि उल्लंघन करता है तो जुर्माना कितना लगाया जाएगा? साथियों होर्डिंग, बैनर, हॉर्न वगैरह के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। धारा जो है यहाँ पर 23 का उल्लेख है। धारा 23 जो है बोलती है कि 5000 जो है 3 और 2 कितना होता है 5। तो यहाँ पर 5000 जो है जुर्माना लगाया जाएगा, ये यहाँ पर ध्यान रखना। और एक और बात ये है कि 5000 तो जुर्माना लगाया जाएगा अगर 6 वर्ष तक की अवधि के लिए निर्वाचन हेतु उसे निर्हरित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है 2 यहाँ पर आंसर बनेगा इसमें। तो एक तो 3 + 2 5 और 3 दूनी 6। 23 अगर लाउड स्पीकर वगैरह बजाया तो फिर यहाँ पर लफड़ा हो जाएगा। तो लफड़ा क्या हो जाएगा कि ध्वनि विस्तार यंत्र किया तो फिर 5000 का जुर्माना लगेगा और 6 वर्ष तक की क्या हो जाएगी, निर्वाचन से रोक लग जाएगी, निरस्त किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर 23। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 24, ये जो धारा 24 है, कथनों को दिया गया सक्षम न्यायालय द्वारा 6 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया हो, इसको ध्यान रखना है। कारावास से मुक्त होने की तारीख से 6 मास अयोग्य नहीं होगा।
सही कूट का चयन कीजिए। देखो यहाँ क्या लिखा है, नगर पालिका अधिनियम की धारा 24 के संदर्भ में विचार करना है। अब विचार क्या करना है, जो दी गई बात है उनको देखना है। तो देखो, सक्षम न्यायालय द्वारा 6 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया हो, कारावास से मुक्त होने की तारीख से 6 मास बाद अयोग्य नहीं होगा। अब यहाँ पर दोनों ही बातें जो है गलत है। पहले सही बात अपन देखते हैं क्या है कि धारा 24 में सदस्यों के लिए निरर्थता दी गई है, और निरर्थता का मतलब अयोग्यता। न्यायालय द्वारा 6 मास या अधिक कारावास से दंडित हो, परंतु कारावास से मुक्त होने की तारीख से 6 वर्ष बाद अयोग्य नहीं होगा। अब यहाँ क्या लिखा था हमारे, यहाँ लिखा था कारावास से मुक्त होने की तारीख से 6 मास बाद अयोग्य नहीं होगा। सदस्यों के लिए निरर्थता है। देखो पहले क्वेश्चन जब दिक्कत आई है तो इसको देखते हैं कि सदस्यों के लिए निरर्थता क्या है। 5 वर्ष या अधिक के दंड से विचाराधीन व्यक्ति निरर्थ माना जाएगा। ये यहाँ पर तो ऐसा तो कोई बात नहीं, 5 वर्ष से अधिक होने। दूसरी, उसके 2 से ज्यादा संतान हो तो भी निरर्थ माना जाएगा। उसके बाद में तो यहाँ पर दोस्तों जो बात लिखी हुई है ना, ये 6 वर्ष, ये 6 वर्ष नहीं है, ये यहाँ पर 6 मास लिखा है। तो ये देखो, सक्षम न्यायालय द्वारा 6 वर्ष कारावास से दंडित किया हो तो निरर्थ माना जाएगा। यहाँ पर 5 वर्ष आएगा, तो 5 वर्ष तो सही हो जाएगा। ये 6 वर्ष लिखा है तो यहाँ पर गलत है। उसके बाद कारावास मुक्त होने की तारीख से 6 मास बाद अयोग्य नहीं होगा। तो ये यहाँ पर जो बात है, यहाँ पे देखो 6 वर्ष बाद अयोग्य नहीं होगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा, 6 मास बाद, तो ये यहाँ इस हिसाब से गलत है। यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 6 वर्ष आना चाहिए था, तो ये दोनों ही गलत है। अगला पॉइंट आता है, नगर पालिका अधिनियम की धारा 24 के अनुसार सदस्यों के लिए साधारण अयोग्यताओं को दिनांक के बाद 2 से अधिक संतान नहीं हो। तो ये डेट हमारी बिल्कुल सही है, 27 नवंबर 1995। ये धारा 24 में अयोग्यता है और इससे पश्चात 2 से अधिक संतानें नहीं होना चाहिए, तो ये बात है। धारा 24 सदस्यों के लिए साधारण अयोग्यता के तहत दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन दोषी परंतु प्रतिभूति जमा कराने की अवधि के पश्चात निरर्थ नहीं होगा। यानी कि धारा 117, 1973 की धारा 117, देखो क्या लिखा है कि सदस्यों के लिए साधारण अयोग्यताएं दंड प्रक्रिया संहिता धारा 117 के अधीन दोषी हो परंतु प्रतिभूति जमा कराने की अवधि के पश्चात वह निरर्थ नहीं होगा। तो ये बात है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 24, हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न कि निम्न में से कौन सा गलत नहीं है, यानी कि आपको पूछ रहा है कि कौन सा सही है, गलत नहीं है तो सही है। तो देखो, मतदान का अधिकार, तो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। सदस्यों की अयोग्यता है तो उल्टा सुल्टा हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 24 और यहाँ पर आ जाएगा 25। 29 परिभाषाएं तो धारा 2 में दी गई थी। निर्वाचन अपराध ये आएगा 28 से एकदम करेक्ट, और 29 में आता है भ्रष्टाचार। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है मामला सेट हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना धारा 29। तो देखो, धारा 24 में अयोग्यताएं, धारा 25 में मतदान का अधिकार, धारा 28 में निर्वाचन अपराध, धारा 29 में भ्रष्टाचार। तो अभी हम जिस चीज को देख रहे थे उसमें किया गया है उल्टा सुल्टा।
यहाँ पर देखो मतदान का अधिकार चेंज किया है, 24 पे कर दिया, और जो कि होना चाहिए था 25 पर। तो यहाँ पर जो हमारा जो सही है वो धारा 28 है, निर्वाचन अपराध। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत धारा 25 में मतदान का अधिकार है। तो देखो उस वार्ड में निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत जो व्यक्ति है वो सभी उसके मतदान का अधिकार रखते हैं। देखो यहाँ लिखा है किसी वार्ड की निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी वार्ड के व्यक्ति तो चुनाव लड़ने के अधिकारी है, वो तो चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी जो है मतदान तो उस वार्ड का व्यक्ति ही करेगा। राज्य चुनाव आयोग की निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ये नहीं चलेगा। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें बिल्कुल राइट हमारा ये वाला, उस वार्ड की निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रेट व्यक्ति। 25 धारा काफी इंपॉर्टेंट है। 25 धारा मतदान के बारे में बताती है और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत जो है वार्ड का मतदाता होता है वह उसमें अपना मतदान कर सकता है। और धारा 14 के तहत अगर कोई निर्धारित व्यक्ति है, धारा 14 के तहत अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो निर्धारित व्यक्ति है वह यहाँ पर मत नहीं दे सकता है। तो धारा 14 के तहत मत नहीं दे सकता है, 25 के तहत मतदान का अधिकार नहीं कर सकता है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक वोट देता है धारा 25 में, यानी कि 2 वोट देता है या एक से अधिक वोट देता है, तो उसका जो है दोनों वोट जो है रद्द माने जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि एक से अधिक अगर वोट देता है तो सारे वोट जो है रद्द माने जाते हैं। उसके अलावा एक बात और है कि निवारक निरोध कानून जो होता है, निवारक निरोध कानून जो होता है उसमें अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार है तो वह मत देने का अधिकारी है, मत देने का अधिकारी होगा। धारा 25 ये बोलती है कि निवारक निरोध कानून में जो गिरफ्तार व्यक्ति है वह मत देने का क्या है, अधिकारी है। कौन सी धारा बोलेगी साथियों? धारा 25 बोलेगी। ठीक है, अब देखो हमारा अगला प्रश्न। देखिए मेरे पास अधिनियम है, मैं कभी कभी उसको चेक कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी नहीं मिले। नगर पालिका अधिनियम 2009 में निर्वाचन में मत देने की रीति को बताया गया है। तो मत किस प्रकार से दिया जाएगा? देखो मतदान तो यहाँ हो गया 25 में, मत देने की रीति क्या रहेगी? यानी कि मतदान प्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा, तो ऐसी रीति होगी जो परोक्ष मत स्वीकार नहीं होगी। यानी कि प्रत्येक निर्वाचन का मत एक मत होगा और ये नीति जो है प्रत्यक्ष होगी। मतदान कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा, परोक्ष मत स्वीकार नहीं होगा। तो यहाँ पर मतदान की जो रीति होगी वो कौन सी होगी साथियों? वो होगी परोक्ष। यानी कि परोक्ष यहाँ पर स्वीकार नहीं होगा, तो मतदान की रीति कैसी होगी? तो वो होगी प्रत्यक्ष। कैसा मतदान होगा साथियों? प्रत्यक्ष। मतदान किस प्रकार से करना रहेगा? प्रत्यक्ष मतदान करना रहेगा। तो मतदान और मतदान की रीति हमें याद आ गई। देखो नगरपालिका अधिनियम की धारा 27 के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सी धारा बात आ रही है? धारा 27। साथियों आकस्मिक रिक्ति यथाशीघ्र उप निर्वाचन से भरी जाएगी। साथियों अभी तक हम बात कर रहे थे कि धारा 25 जो है इसमें मतदान कराना है, धारा 26 जो है किस रीति से कराना है। उसके बाद बात आ रही है कि धारा 27 जो है इसमें क्या लिखा हुआ है। तो धारा 27 में आकस्मिक रिक्तियों के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि आकस्मिक रिक्तियां कैसे भरी जाएगी। कौन सा कथन सही है? तो हमें ध्यान रखना है कि धारा 27 में क्या है? आकस्मिक रिक्तियां हैं।
आकस्मिक रिक्तियों को हम सीधा आते हैं। आकस्मिक रिक्ति यथाशीघ्र उपनिर्वाचन से भरी जाएगी, यानी कि धारा 27 में उपनिर्वाचन का उल्लेख भी है। नवनिर्वाचित व्यक्ति के शेष कार्यकाल के लिए भरी जाएगी, ये भी सही है। आरक्षित सीट पुनः निर्वाचन के लिए उसी आरक्षित वर्ग की होगी, ये भी सही है। नगर पालिका पदावधि 6 मास से कम का समय हो तो सरकार निर्देश दे सकेगी और रिक्ति को अगले सामान्य निर्वाचन तक खाली रख लिया जाएगा या नहीं भरा जाएगा। तो ये निर्वाचन की जो रिक्तियां हैं, आकस्मिक रिक्तियां हैं, उसके बारे में हमारी धारा बात करती है। धारा 27 आकस्मिक रिक्तियों पर बात करती है। अगला पॉइंट आता है हमारे सामने, दिए गए कथन पर विचार कीजिए। दिए गए कथन पर विचार कीजिए। नगर पालिका की पदावधि 6 मास से कम का समय बचा हो तो राष्ट्रीय चुनाव निर्देश दे सकेगा और रिक्ति अगले निर्वाचन तक। यहाँ पर देखो साथियों कि राष्ट्रीय लिखा है, ये गलत है। धारा 27 आकस्मिक रिक्ति किस प्रकार से भरा जाएगा, सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पर साथियों जो है ये बिल्कुल सही है। धारा 27 जो है सही कथन का जो है यहाँ पर आकस्मिक रिक्ति को किस प्रकार से भरा जाएगा, ये हमें धारा 27 बताता है। यानी कि आकस्मिक रिक्तियों को भरने के बारे में धारा 27 हमें बताता है। तो देखिए साथियों, ये यहाँ पर 6 मास से कम समय बचा हो तो राज्य सरकार निर्देश देगी, न कि केंद्र सरकार निर्देश देगी। ये इम्पोर्टेंट बात है। और अगले सामान्य निर्वाचन तक जो है इन्हें भरा न जाए, ऐसा निर्देश देगी। तो धारा 27 काफी इम्पोर्टेंट बन रही है। अगला निर्वाचन अपराध, धारा 28 के बारे में बात हो रही है। धारा 28 में क्या बात है, निर्वाचन अपराध किस अधिनियम में वर्णित किया गया है। साथियों निर्वाचन अपराध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्णित किया गया है। तो निर्वाचन अपराध की धारा है 28 और इसका जो है वर्णन किया गया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। देखते हैं धारा 28 क्या क्या अपराध है। तो एसटी एससी के विरुद्ध अपराध हो सकते हैं, बूथ कैप्चरिंग, दहेज, महिला, ऐसे अपराध हो सकते हैं। एसटी एससी के विरुद्ध है, दहेज का अपराध है, महिला उत्पीड़न का अपराध है, बूथ कैप्चरिंग का अपराध है। ये यहाँ पर ऐसे अपराध जो है इनको निर्वाचन अपराध माना जाता है। और या फिर महिला घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस जो है, ऐसे अपराध जो है इनको हम निर्वाचन अपराध मानते हैं और इनका उल्लेख जो है धारा 28 में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है साथियों, अगला आते हैं नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 30। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 30 निर्वाचन संबंधी मामलों का न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होने। कौन से मामलों का, सिविल। तो यहाँ पर देखो धारा 30 निर्वाचन संबंधी मामलों का सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होना, इसका उल्लेख यहाँ पर हमारे धारा 30 में किया गया है। सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर है निर्वाचन संबंधी मामले। और हम धारा 29 की जब बात करेंगे उसमें हमारे सामने आता है भ्रष्टाचार। क्या आता है, भ्रष्टाचार। और धारा 28 की जब हमने बात की थी तो उसमें क्या था, तो निर्वाचन अपराध। निर्वाचन अपराध ये हमारे कौन सी धारा में, 28 निर्वाचन अपराध। ठीक, अब आते हैं अपन नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सही कथन नहीं है। देखो साथियों, नगर पालिका अधिनियम 2009 के बारे में सही कथन नहीं है। तो यहाँ पर देखो धारा 32 मतदान का अधिकार, देखो धारा 28 निर्वाचन अपराध, धारा 29 भ्रष्टाचार, धारा 31 निर्वाचन याचिका। तो यहाँ पर साथियों धारा 32 जो है जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील, ये धारा 32 में बताया गया है। और धारा 32 में जो
धारा 31 की निर्वाचन याचिका होती है। निर्वाचन याचिका जो है जिला न्यायाधीश को की जाती है, यानी कि जिला न्यायाधीश के सामने हम निर्वाचन याचिका पेश करते हैं। तो यहाँ पर जो है धारा 32 जिला न्यायाधीश का जो आदेश आता है उसके विरुद्ध अपील हो जाती है, क्योंकि हमने सबसे पहले निर्वाचन याचिका पेश की जिला न्यायाधीश के सामने, और फिर जो जिला न्यायाधीश ने आदेश दिया उस जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध हम अपील कर रहे हैं धारा 32 में। तो जिला न्यायाधीश के जो आदेश के विरुद्ध अपील होती है वह कहाँ की जाती है, तो वह की जाती है उच्च न्यायालय में। कहाँ की जाती है, उच्च न्यायालय में की जाती है, और उसके लिए 30 डे का टाइम होता है, यानी कि 30 दिन में यह अपील की जाती है। कुल मिलाकर के 30 दिन में जो है अपील की जाती है। हालांकि कुछ मामलों में न्यायालय स्वविवेक से 30 दिन के बाद भी इस अपील को स्वीकार कर सकता है, ये उसके ऊपर है, पर उसका कोई पर्याप्त कारण बताना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। और यह अपील 90 दिन में क्लियर भी की जाती है, यानी कि इसको 90 दिन में निपटाया भी जाता है, यानी कि 3 माह में इसको निपटाने का समय होता है। तो ये है हमारी कुछ धाराएं। उसके बाद आता है जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील कितने दिनों में की जाती है। तो अभी बताया हमने जिला न्यायाधीश आदेश के विरुद्ध जो अपील है वो 30 दिन में की जाती है, और कहाँ की जाती है, तो हाई कोर्ट में की जाती है। 30 दिन की अवधि के बाद भी उच्च न्यायालय पर्याप्त कारण हो तो अपील की सुनवाई कर सकता है। अगला हमारे सामने नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 34 में प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है, देखो अभी हमने 28 पढ़ लिया, 29 पढ़ लिया, 30 पढ़ लिया, 31 नहीं पढ़ा, 32 पढ़ लिया, तो ये धाराएं अभी हमने देखी है। अब आ रही है बात कि धारा 34 में क्या है। साथियों धारा 34 जो है आदेशों की अंतिमता की बात करती है। धारा 31 के अधीन जो आदेश आया है जिला न्यायाधीश का, और उस आदेश की धारा 32 के तहत हमने अपील की है, उस आदेश के अधीन रहते हुए जो है अंतिम और निश्चय जो है वो किसका होगा, तो यहाँ पे आदेशों की अंतिमता यानी कि धारा 34 इस बारे में बताती है कि आदेश अंतिम रहेगा कब, कि हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन रहते हुए जिला न्यायाधीश हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन रहते हुए जिला न्यायाधीश धारा 31 का प्रयोग करते हुए जो आदेश देगा वह अंतिम माना जाएगा। पर ये कौन सी धारा में देगा, धारा 34 में। तो धारा 34 के तहत हाईकोर्ट के अधीन रहते हुए जिला न्यायाधीश धारा 31 के तहत जो आदेश देगा वह अंतिम होगा। उसके बाद में आते हैं धारा 35 पर, जिसमें लिखा है कुछ निरर्थताओं के प्रावधान। धारा 35 में कुछ निरर्थताएं दी गई है, उनका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, नगर पालिका के सभी सदस्यों की कुल संख्या के कितने सदस्यों का निर्वाचन धारा 31 के अधीन धारा 32 के अधीन किए जाने पर शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि नगर पालिका के सभी सदस्यों की कुल संख्या के कितने सदस्यों का निर्वाचन धारा 31 के तहत या धारा 32 के तहत किए गए अपील करते हैं अपन, तो उसके तहत शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो देखिए समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपात्र होने की दशा की प्रक्रिया धारा 33 में दी गई है, यानी कि 3 - 3 = 0, यानी कि शून्य कर दिया गया है। और सभी सदस्यों और कुल संख्या के 2/3 से अधिक निर्वाचन धारा 31 के अधीन धारा 32 के अधीन अपील किए जाने पर शून्य कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2/3। तो 2/3।
वह कितने दिनों तक अयोग्य हो जाएगा। तो जिस दिन से वो अयोग्य है उसी दिन से वो 6 माह तक जो है 6 वर्ष तक जो है अयोग्य हो जाएगा। धारा 35 में ऐसी निर्भरता है कि धारा 28 निर्वाचन संबंधी अपराध, धारा 29 भ्रष्टाचार ऐसी अवधि की दोषी ठहराए जाने की तारीख से 6 वर्ष तक ही होगी। तो ये धारा 35 में उल्लेखित है। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 37 के अनुसार पद की शपथ किसी सदस्य को शपथ कराना अनिवार्य है। तो देखो प्रथम बैठक की तारीख से 1 माह के भीतर यानी कि 30 दिन में वो शपथ ले लेना आवश्यक है। 15 दिन नहीं, 1 माह के भीतर निर्वाचन की नहीं, प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के भीतर। देखो प्रथम बैठक की तारीख से 1 माह के भीतर और यह 30 दिन के भीतर लिखा है। साथियों इसमें ज्यादा सही है इसलिए कि अधिनियम में जो चीज लिखा है 1 माह के भीतर, क्योंकि 1 माह 30, 31 और 28, 29 चलता है। तो यहाँ पर ये सीधी बात है 1 माह के भीतर। विविध प्रारूप में शपथ 1 माह के भीतर नहीं करता है तो उसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। धारा 37 शपथ, त्याग पत्र और यहाँ पर हटाना, 3 शब्द बड़े, इसको हम शॉर्ट में सतह बोलते हैं। 37 में शपथ, 38 में त्याग पत्र और 39 में क्या हो जाएगा, हटाना हो जाएगा। इस तरह से 3 आर्टिकल, 3 धाराएं हमारे सामने आ गई। सही टूट नहीं है। देखो क्या लिखा है, धारा 38 त्याग पत्र सही है, शपथ 37 सही है, 39 में हटाना सही है। तो यहाँ पर साथियों निर्वाचन आयोग जो है ये यहाँ पर गलत है। निर्वाचन याचिका आती 31 और फिर याचिका के जो निर्णय है और निर्णय के विरुद्ध अपन चलते तो फिर अपील करते उसको अपन, और अपील जो है वो हमें आती 32 में और फिर उसके आधार पर जो है अंतिम निर्णय जो है वो हो जाता 34 में। तो इस तरह से है। अगला हमारे सामने, अगर किसी सदस्य को धारा 39 के तहत हटाए गए सदस्यों के पुनर्निर्वाचन के लिए कब तक पात्र नहीं होगा, यानी कि अगर कोई धारा 39 के अधीन हटाया गया सदस्य है तो हटाई गई तारीख से 6 वर्ष तक जो है निर्वाचन का वो पात्र नहीं होगा। धारा 41, धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की नियोग्यताएं अलग है और ये भी 6 वर्ष तक पात्रता नहीं देती है पुनर्निर्वाचन। नगरपालिका 1 और 1 होगी। तो देखो यहाँ पर धारा